Everybody, this is Prerna Ghosh. Welcome to EduCare. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, देखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को करेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, आज उसी फंक्शंस को हम और आगे पढ़ेंगे। कुछ फंक्शंस पिछले क्लास में बच गए थे, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम कैसा होता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। और कौन कौन सी पार्टी है या नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं और नेशनल पार्टीज बनने की क्या क्राइटेरिया है, आज हम उन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। सो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के क्लास का, आज के सेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है शेप पब्लिक ओपिनियन। सो एज यू नो कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, राइट। हमारे बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं हमारे बहुत सारे डिमांड्स हैं। उन डिमांड्स को फुलफिल करने का काम पार्टी करती है। सो 6 नंबर कह रहा है कि दे रेज एंड हाईलाइट इशू। तो हमारे जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करने की, उनको उठाने का काम कौन करता है, उन मुद्दों को दिखाने का काम कौन करता है, पार्टी करती है, ठीक है। उसके अलावा पार्टी क्या करती है, पार्टी करती है पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर एंड एक्टिविटीज स्प्रेड ऑल ऑफ द कंट्री। सो एज यू नो कि पार्टी के बहुत सारे मेंबर पूरी कंट्री में स्प्रेड है, राइट। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमारे मुद्दे को ध्यान में रखते हैं, हमारे मुद्दे को उठाते हैं, हमें किन चीजों कैसे प्रॉब्लम है, हमें कौन से हमारी डिमांड्स है, हमें क्या चीज चाहिए, है ना, वो सारे मुद्दे वो उठाते हैं। उसके अलावा उसके कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स भी हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है बेसिकली। सो प्रेशर ग्रुप को हम हिंदी में दबाव समूह कहते हैं। तो ये दबाव समूह भी बहुत सारे हैं और वो भी हमारे मुद्दे को ध्यान में रखते हैं और हमारे मुद्दे को उठाते हैं, यानी जनता क्या चाहती है इस बात पे वो ध्यान रखते हैं। उसके अलावा एक्चुअली हमारे 1 सेकेंड। हमारे बहुत सारे जो मुद्दे हैं, हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, तो उन मुद्दों को क्या करती है पार्टी। ओके, तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को क्या करती है पार्टी, पार्टी उनके लिए कुछ आंदोलन करती है, मतलब हमारे लिए वो आंदोलन भी करती है। और जो पार्टी की राय है, जो हमारी राय है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, मतलब हम बिल्कुल एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जो हमारे डिमांड्स हैं, ठीक है। ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो बहुत सारे कल्याण कार्यक्रम योजना लेके आती है पार्टी, ठीक है। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। तो बहुत सारी वेलफेयर, मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारी कल्याणक्रम योजना लेके आती है। तो पार्टी हमारे लिए ये सारी चीजें लेके आती है। वो किसको देती है, वो लोगों को प्रोवाइड करती है ये सारी चीजें, है ना। कि जो भी स्कीम लेके आती है वो लोगों को देती है। Now next, for an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. किसी भी लोकल सिटीजन के लिए ये ज्यादा इजी है कि वो किसी लोकल लीडर के साथ जाके मिले, है ना, कंपैरिजन टू गवर्नमेंट ऑफिसर। मतलब उनके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना उतना इजी नहीं है जितना कि एक लोकल लीडर के पास जाना है। तो उनके लिए लोकल लीडर के पास जाना काफी आसान हो जाता है। आप यहाँ पिक्चर एनिमेशन में भी देख सकते हैं, इजी टू अप्रोच क्या है, लोकल लीडर है, ठीक है। मतलब आराम से कोई भी अपनी बात इनको कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे स्थानीय नेता होते हैं, हमारे क्लोज होते हैं, इनको हमारी परेशानियों का पता होता है और इनसे हम ओपनली बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे टेढ़ा मेढ़ा है ना। टेढ़ा मेढ़ा कहने का मतलब कि इजी टू अप्रोच नहीं है, मतलब इजीली हम उन तक नहीं पहुंच सकते या उनसे जाके हम बातें नहीं कर सकते। चलिए 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सो पार्टी पे उतना ज्यादा भरोसा तो नहीं करती, मतलब जनता उतना ज्यादा, मतलब आंख बंद करके अंधभक्त तो नहीं होती। कुछ लोग होते हैं अंधभक्त वैसे पार्टी के, बट कुछ लोग अंधभक्त नहीं होते, मतलब वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन और अगर उनका भरोसा तोड़ा जाता है या अगर उनके डिमांड्स को नहीं सुना जाता है तो पार्टी को अगले साल फिर दिखाया जाता है कि भाई नेक्स्ट बार जब चुनाव होगा तो फिर हम तुमको हटा देंगे, राइट। मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद अगर चुनाव होता है तो उनको हम लोग हटा देते हैं अगर वो हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं। चलिए, सो पीपल रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी ये उन पे डिपेंड करता है। यानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, अगर वो काम नहीं करती है तो लोग उनको
हटा देंगे। चलिए 1 सेकेंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, यानी कि जो दलीय व्यवस्था है वो कैसी होती है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर पार्टी, पहली बात तो ये कि पार्टी की हमें जरूरत क्यों है ना, और उसके लिए हमें सबसे पहले ये इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर पार्टी नहीं रहती है तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, मतलब बिना पार्टी के हमारा कंट्री कैसा होगा, हमें पहले उस बारे में बात करना है। बिना पार्टी के जो हमारी कंट्री है वो कुछ इस तरीके की होगी। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, जितने भी कैंडिडेट हैं सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, है ना। आप यहाँ देख सकते, तो यहाँ के ये कैंडिडेट है, यहाँ पे तो ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मतलब अपने जनता के बारे में सोचेंगे, बाकी किसी के बारे में ये नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट, no one will be able to make any promises to people about any measure policy। तो ऐसा नहीं कि काम कुछ भी नहीं होगा, डिमांड्स फुलफिल नहीं होगा, बट अगर हम किसी मेजर पॉलिसी की बात करें, कोई बड़ी नीति के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई भी बड़ी पॉलिसी को बोल सकते हैं, किसी भी बड़ी पॉलिसी के डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेगा, या कोई भी बड़ी पॉलिसी कंट्री में नहीं आएगी, और ना ही कोई ऐसे बड़े चीजों के लिए वादे करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। बाकी कंट्री में क्या होगा, किसी को उससे कोई मतलब नहीं होगा। बट नो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, कंट्री कैसे चलेगा इस बात के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पार्टी नहीं होती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे। सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचेगा, मतलब कोई मेजर पॉलिसी नहीं आएगी, कोई भी बड़े वादे नहीं करेगा, सिर्फ सब अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। और कि कंट्री कैसे चलेगी इस बारे में भी कोई बात नहीं होगा। अगर नहीं रहती है पार्टी तो इतनी सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। वैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पंचायत से रिलेटेड है। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मिनी स्टेट। पंचायत में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होती है। नॉन पार्टी बेस्ड मतलब इसकी कोई बड़ी पार्टी नहीं होती है ना। ऐसा नहीं कि बीजेपी पंचायत में इलेक्शन लड़ती है या कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लीडर्स जो होते हैं उनके, वो पंचायत में जो भी लीडर्स खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनको थोड़ा वो सपोर्ट कर देते हैं। ओके, सो पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली। तो पार्टी उसमें इलेक्शन नहीं लड़ती है, नहीं खड़ी होती है। It is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidate। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग जो होते हैं वो अपने अपने मतलब पार्टी जैसे पैनल रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही पंचायत में भी नॉन पार्टी बेस्ड जो इलेक्शन होता है वो अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करती है, अपने पैनल को रिप्रेजेंट करती है। बट और क्या होता है एक्चुअली वहां पे विलेज में फैक्शन क्रिएट हो जाता है, मतलब कि जैसे सेम आइडिया वाले लोग एक गुट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी में, विलेज में एक फैक्शन क्रिएट होता है, जैसे कि कोई बड़ी पार्टी क्रिएट करती है, सेम उसी तरीके से। बट हाँ, उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो भी पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। वन सेकेंड। ओहो, So this is exactly what the party does on national level। तो यही सेम चीज पार्टी भी करती है नेशनल लेवल पे। पार्टी भी यही इसी तरीके से पैनल रिप्रेजेंट करती है, अपने कैंडिडेट रिप्रेजेंट करती है। सोसाइटी में फैक्शन क्रिएट होता है, जिस लोगों को जो पार्टी की बातें अच्छी लगती है वो उस पार्टी की तरफ चला जाता है। तो यही सेम चीज हमारी पार्टी भी करती है। चलिए, That is the reason we find political party
in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. So कहने का मतलब ये है कि पार्टी इसी वजह से, मतलब कि सभी लोग देश के बारे में सोचे, एक ऐसा ग्रुप हो जो देश के बारे में सोचे, तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। चाहे कंट्री छोटी हो, बड़ी हो, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, कैसी भी कंट्री हो, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. Now यहाँ पे ये बात समझने जैसा है, ये समझने जैसा ऐसा है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहने का मतलब प्रतिनिधित्व की सरकार। हम डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट किसी भी फैसले में नहीं कर सकते, तो हम अपने लीडर को चूज करते हैं और फिर वो लीडर हमारी तरफ से क्या करते हैं? हमारी बातों को रखते हैं। तो डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present this to the government. और इसीलिए क्या करती है पार्टी, क्योंकि हमारी कंट्री वगैरह क्या है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी भी बड़ी है, तो हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है हमारे डिफरेंट व्यूज को, ताकि वो काम कर सके आगे। हम वैसे एजेंट की तरह पॉलिटिकल पार्टी को यूज करते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए एजेंट की तरह काम करती है, हम ऐसा कह सकते हैं। They needed some way to bring various representatives together so that the responsible government could be formed. चलिए, okay. So they need some ways to bring various representatives together so that the responsible government could be formed. तो कहने का मतलब है कि हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को हम एक जगह, अलग अलग जगह से जो प्रतिनिधि आते हैं उनको हम एक जगह करते हैं ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बना सके। Political party fulfill these needs that every representative government has. We can say that political party a necessary condition of democracy. तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक अनिवार्य शर्त है ना लोकतंत्र में। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए एजेंट की तरह काम करती है, वो एक साथ आके एक अच्छी गवर्नमेंट बनाती है और हमारे नीड्स को फुलफिल करने का काम करती है। सो यहाँ पे भी हम ये वाले पॉइंट्स को भी हम लिख सकते हैं नेसेसिटी में। ठीक है, कि क्या जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टी की। यहाँ से आप इसको नोट कर लें। इसको नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में, यानी कि दलीय व्यवस्था के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, कि दलीय व्यवस्था कैसी होती है। तो 3 तरीके की दलीय व्यवस्था है। 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। हिंदी में इसको हम एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार इस पे भी देख लें, है ना। सो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सो 1 पार्टी सिस्टम ये काफी इजी है, वैसे आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। 1 पार्टी सिस्टम लिखा हुआ है, इट मींस कि इसमें एक ही पार्टी लीड करेगी, एक ही पार्टी देश को चलाएगी। यानी किसी भी कंट्री में एक ही पार्टी का होना 1 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम जिसमें 2 पार्टी रहेगी। मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें एकदम मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारी पार्टी होंगी, है ना, मतलब भंडारा लगा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ढेर सारी पार्टी जिसमें होगी वो होगी मल्टी पार्टी सिस्टम। देखते हैं कौन कौन सी कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम है। वैसे मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 पार्टी सिस्टम कहाँ है, क्योंकि हमने क्लास 9th में ही 1 पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है ना। चलिए, तो 1 पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी इज इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिव, ओनली पार्टी कैप्चर द पावर, ओनली 1 पार्टी कैप्चर द पावर। सो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है ना, सिर्फ एक ही पार्टी क्या करती है, पावर में रहती है। इसका एग्जाम्पल है चाइना। क्या है? चाइना। ठीक है, चाइना में एज यू नो कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था बाकी जो भी पार्टी है, तो पावर किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का ही था। सो 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारे लिए चाइना, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है। 2 पार्टी सिस्टम में क्या है? 2 पार्टी सिस्टम में
दो पार्टी होगी, है ना, 2 parties आर इफेक्टिव। इसमें कितने पार्टी इफेक्टिव होगी? 2 पार्टी। दे गेट पॉलिटिकल पावर अल्टरनेटली बाय पार्टी सिस्टम। यहाँ पे अल्टरनेटली पार्टी को हमेशा हम कह सकते हैं कि वो पावर में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके भी है वैसे। सो इसमें 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो 2 पार्टी है और यही 2 पार्टी क्या करेगी? काम करेगी। कभी डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में होगी, कभी वो पावर कैप्चर करेगी, तो कभी रिपब्लिकन पार्टी पावर को कैप्चर करेगी। तो द्विदलीय व्यवस्था में ऐसा होता है। अब आते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इसका एग्जाम्पल भी मेरे बताने से पहले सबको आना चाहिए, है ना। द्विदलीय व्यवस्था क्या है? द्विदलीय व्यवस्था में बहुत सारी पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टी इफेक्टिव होती है। हर जगह डिफरेंट पार्टी का रूल होता है, मतलब सारे स्टेट में डिफरेंट पार्टी का रूल होता है। 2 or more parties come together to form a government, coalition government, ठीक है। तो 2 पार्टी, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी जब एक साथ आती है तो वो बनाती है गठबंधन की सरकार, यानी गठबंधन सरकार बनाती है। सबको पता होगा वो, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एक मिनट को इरेज कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। ओके, तो देखो कंट्री क्या है? इंडिया है, ठीक है। यहाँ 2004 का दिया हुआ है। सो पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ चलता है। कौन कौन सी पार्टी? मतलब कि एक गठबंधन की सरकार बना रही है, एनडीए है, यूपीए है, ठीक है। इस तरीके से कुछ पार्टी जो है वो बनाती है गठबंधन की सरकार। मतलब कुछ पार्टी के नाम यहाँ दिए गए हैं जो कि गठबंधन से बनी हुई है। तो 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल चाइना है, 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल यूएसए है और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल इंडिया है, जिसमें हमने गठबंधन के बारे में भी देखा। तो गठबंधन में एग्जाम्पल है एनडीए और यूपीए, ठीक है। चलो, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? कितनी पार्टी होनी चाहिए, है ना। सो विच ऑफ दिस इज बेटर? तो क्वेश्चन पहला ये है कि कितनी पार्टी होनी चाहिए। दूसरा है कि विच ऑफ दिस इज बेटर, ये उससे पूछ रहा है कि 1 पार्टी सिस्टम अच्छा है या 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है। सो अगर हम ये बात कहें तो ये क्वेश्चन मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब ये सवाल ही उतना अच्छा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी एक पार्टी को आप नहीं कह सकते कि ये सिस्टम अच्छा है। सबके अपनी, जितनी भी पार्टी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना हिस्ट्री होता है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, इनकी वजह से कहीं पे भी 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम का फंक्शन होता है। तो ये कहना शायद सही नहीं होगा, ये सवाल सही नहीं होगा कि कौन सी पार्टी बेटर है। इसका रीजन भी है ना, ऐसे नहीं कि रीजन है इसका रीजन बस वही है कि ये डिपेंड करता है आपके सोशल रीजन पे, है ना, नेचर ऑफ सोसाइटी पे डिपेंड करता है, सोशल एंड रीजनल डिवीजन पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में जो भी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीति है उसकी अपनी, उसका अपना एक इतिहास रहता है, किसी भी पार्टी का अपना एक इतिहास रहता है, ठीक है। तो ये चीजें उस पर डिपेंड करती है कि राजनीति में सबका अपना अपना एक इतिहास है, उस पर ये डिपेंड करता है या सोसाइटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलो, दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। यस ऑफ कोर्स, इसको हम मतलब अचानक से बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं। बट अगर हम ऐसा सोचे कि तुरंत ये सिस्टम बदल जाए, हर जगह 1 पार्टी सिस्टम आ जाए, या मुझे तो मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा लगता है तो मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाए, या मुझे 2 पार्टी सिस्टम अच्छा लगता है तो सब जगह 2 पार्टी सिस्टम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतना क्विकली हम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। Each country develop a party system that is conditioned by special circumstances. सबके कुछ स्पेशल circumstances होते हैं, उसी पे ये डिपेंड करता है। तो हम इजीली किसी चीज को बदल नहीं सकते, कहने का मतलब यही है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बहुत ही अच्छे से आप रिलेट भी कर पाएंगे। इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री, इट इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाय 2 or even 3 पार्टी। सो एज यू नो कि इंडिया काफी बड़ा है, राइट। बड़ा होने के साथ साथ अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, या आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट तक आ जाए, तो आपको
हर चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। क्लाइमेट में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, कपड़ों में, खानों में, लैंग्वेजेस में, हर एक चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और सोशल डाइवर्सिटी के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि एक या दो या तीन पार्टी मिलकर पूरे देश को चला ले, इसीलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। राइट, समझ में आ रही बात? तो ये चीज डिपेंड करता है कंट्री पे, कंट्री के फीचर्स पे, कंट्री के कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि कंट्री में कौन सी पार्टी या कौन सी पार्टी सिस्टम जो है वो रन करना चाहिए, कौन सी दलीय व्यवस्था चलनी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ। तो सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये पिक्चर में भी आपको समझ में आ रहा होगा। नो सिस्टम आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई भी सिस्टम को हम किसी भी दलीय व्यवस्था को ऐसा नहीं कह सकते कि ये दलीय व्यवस्था एकदम परफेक्ट है, एकदम आदर्श दलीय व्यवस्था है ना, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का सिस्टम काफी अच्छा है या कोई टू पार्टी सिस्टम खराब है या वन पार्टी सिस्टम खराब है, सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम अच्छी है, ये बात हम नहीं कह सकते। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नाउ सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, सॉरी थर्ड, सेकेंड लास्ट तो नहीं कह सकते हम इसको। सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज पे हम आ गए हैं, बट फिर भी अब यहाँ से ज्यादा चैप्टर नहीं बाकी है, थोड़ा ही बाकी है। सो एकदम शांत रहो, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं कि जैसे मन हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना है तो बन गए, है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, मतलब क्राइटेरिया बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट कुछ एक क्राइटेरिया, मतलब एक या दो क्राइटेरिया तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, सो वो हमें पढ़ना है। बाकी और भी क्राइटेरिया होते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही काफी है, वो हो गया तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। सबसे पहले अगर आपको एक पार्टी का निर्माण करना है, एक पार्टी बनानी है, इलेक्शन लड़ना है, तो आपको सबसे पहले उस पार्टी के नाम को पंजीकृत कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। किससे? इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, चुनाव आयोग से उसको क्या कराना होगा? रजिस्टर कराना होगा। दूसरा, कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वली इफ it offers some special facilities to large and established party। सो सारी पार्टी को तो वो एक ही तरीके से ट्रीट करती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन कुछ जो बड़ी पार्टी है, कुछ जो लार्ज पार्टी है, उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटी होती है, और ऑफ कोर्स मतलब होनी भी चाहिए, काफी मेहनत करके वो पार्टी वहां जाती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी है ना। स्पेशल फैसिलिटी क्या है ना, क्या उनको ऐसा प्रोवाइड करते हैं, तो उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, और वो सिंबल्स जो है वो किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। मान लो कि तुम्हारा मन करे कि तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाना है और तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें आइडिया आ गया कैसे बनना है, क्या करना है, लेकिन तुम चाहोगे कि तुम्हें जो चुनाव चिन्ह चाहिए है ना, वो तुम्हें बीजेपी का चाहिए या वो तुम्हें कांग्रेस का चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं हो पाएगा कहने का मतलब कि तुम अगर बहुत ज्यादा जिद भी करोगे, तुम आंदोलन करोगी तो भी पॉसिबल नहीं है ना, वो जिद तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो चिन्ह को कमाने के लिए, वो चिन्ह को इतना ज्यादा बड़ा बनाने के लिए पार्टीज ने काफी ज्यादा मेहनत की होती है। तो हम ऐसे नहीं किसी के भी चुनाव चिन्ह को ले सकते। उसके अलावा तुम्हें और भी चुनाव चिन्ह है जो इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बड़ी पार्टी का मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। यही तो स्पेशल फैसिलिटी उनको मिलता है कि उनके पास कुछ यूनिक सिंबल्स होते हैं जो सिर्फ उसी पार्टी का हो सकता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी का, कांग्रेस का, आगे भी हम पढ़ेंगे तो तुम्हें उनके चुनाव चिन्ह भी दिख जाएंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा। Okay. Party that get this privilege and some other special facility are recognized by the election commission for the purpose। अब यहाँ से देखो,
एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज्ड, इसको हिंदी में मान्यता कहते हैं। तो कुछ जो वर्ड है एनसीईआरटी का वो तुम्हें ध्यान में देना है, मतलब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यही एक अच्छा रिसोर्स है क्लास 10th के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक है नहीं क्लास 10th में एसएसटी को लेके। सो उसी को अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ जो छिपे वर्ड है ना एनसीईआरटी में वो बहुत ज्यादा कमाल कर जाते हैं, मतलब उस पे क्वेश्चन आ जाता है और तुम्हें लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो वो जो छोटे छोटे वर्ड्स है उसको थोड़ा तुम्हें ध्यान में देना होगा ताकि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जैसे एक वर्ड ये आ गया रिकॉग्नाइज, इसको हम स्किप करके चले जाएंगे कि ये इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। बट अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि रिकॉग्नाइज पार्टी क्या होता है, तुम सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं बुक में, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस के साथ और केयरफुली होके पढ़ना पड़ेगा। खैर मैं बताती हूँ होता क्या, एक्चुअली होता कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट कुछ जो पार्टी अभी जस्ट मैंने कहा कि उनको कुछ खास फैसिलिटी होता है, उनको कुछ जो खास प्रिविलेज होता है ना, तो जिन पार्टी को कुछ खास प्रिविलेज होता है उनको हम रिकॉग्नाइज पार्टी कह देते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज पार्टी कह देती है। अब ये रिकॉग्नाइज पार्टी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होने की जो कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया पढ़ने का टाइम आ गया है। वो क्राइटेरिया क्या है अब उस पर बात करते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। क्राइटेरिया उतना ज्यादा टफ तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा समझने जैसा है। समझने जैसा ये है कि सबसे पहले हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे। सो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का कितना परसेंट चाहिए, एक मिनट पेन का कलर में चेंज कर लूं दिखेगा। टोटल का कितना चाहिए उन्हें, टोटल का 6%, टोटल का 6%। फिर से देखो, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में उसे टोटल वोट कितने चाहिए, 6% चाहिए ऑफ अ स्टेट एंड विन, और यहाँ पे एंड बोला है, ठीक है। सो एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। और सीट कितनी जीतनी है उन्हें, 2 सीट जीतनी है। कितनी सीट जीतनी है उन्हें, 2। सो कितने वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए, और सीट कितनी चाहिए, 2 सीट चाहिए। तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्या रिकॉग्नाइज कर देंगे, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर देंगे। क्लियर, समझ में आया होगा। वापस से देख लो, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of the total vote का 6% in an election of the legislative assembly of a state and win at least, और 2 सीट उन्हें जीतनी है, तो वो क्या बन जाएंगे, स्टेट पार्टी बन जाएंगे। समझ में आया। तो 6% वोट भी चाहिए और 2 सीट भी चाहिए, तो उसको हम कह देंगे वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा स्टेट पार्टी में। आगे सेकेंड क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का। तो नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया हम देखते हैं। नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। एक बार लिख लेते हैं, टोटल वोट लोकसभा में कितने होने चाहिए, कितने परसेंट, 6% होने चाहिए, ठीक है। ओके, कहा गया लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट, या तो 6% वोट कर लो, है ना, और यानी या तो 4 स्टेट में उनकी सरकार होनी चाहिए। 4 स्टेट में या तो क्या होना चाहिए, 6% वोट जीत जाओ, या 4 स्टेट में सरकार, और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, है ना। एंड विन एटलीस्ट 4 सीट, और कितनी सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए। क्लियर, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। और अगर उसको 4 सीट मिल जाती है तो उसको हम उसको हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसको भी वापस देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं दोनों एक बार बता दूंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। डोंट वरी, अभी बस पढ़ो चैप्टर में, फ्लो के साथ रहो, बस देखो क्या बोल रहा है। एक बार वापस देख लो क्या बोल रहा है।
that a party that secures at least 6% of the total vote. कितना वोट चाहिए? 6% चाहिए। कहाँ चाहिए? लोकसभा इलेक्शन में। और क्या चाहिए? असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, 4 स्टेट में उनको चाहिए सीट। एंड विन एटलीस्ट, और क्या चाहिए? 4 सीट चाहिए। तो या तो 6% वोट ले आओ, या तो 4 स्टेट में उनकी सरकार होगी, और क्या होनी चाहिए? 4 सीटें भी उन्हें लोकसभा में होनी चाहिए। तो हम उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देंगे। चलिए, तो फाइनली चैप्टर के इम्पोर्टेंट फेज पे हम आ गए हैं, जो कि है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी पार्टी है, कौन कौन सी नेशनल पार्टी, वैसे हम पढ़ेंगे, सारी पार्टीज के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, तो नेशनल पार्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। 7 नेशनल पार्टीज हैं, उन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है, जो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। इस वाले पॉइंट को पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि मतलब इस वाले पॉइंट में ना बहुत ज्यादा रटने वाला प्रॉब्लम है। मतलब सबको लगता है कि बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा या याद नहीं होता, तो ऐसी बातें नहीं है। इसमें क्या याद करना है पहले वो समझ लो, है ना। सारी चीजें नहीं पढ़नी है हमें इसमें याद करना है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, मतलब विचारधारा उनकी क्या है, कौन सी विचारधारा को वो आगे लेके जा रहे हैं, तो वो हमें याद करना है। और हमें किसके द्वारा वो पार्टी स्टेब्लिश की गई है ये भी हमें याद रखना है। बस इतना हमें याद रखना है, बाकी चीजों को रीड करते चलो, वो दिमाग में आ जाएगा। जिसे हमें फोकस करके पढ़ना है वो यही 2 चीज है कि आइडियोलॉजी क्या है और किसके द्वारा उसको स्थापित किया गया है। और डेट्स लास्ट में याद करो, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो डेट खुद याद हो जाएगा, तो डेट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। डेट्स वाला प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये वाला जो चुनाव चिन्ह है ये सबको पता होगा, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है ना। और ये भी काफी फेमस है, पार्टी भी काफी फेमस है, हमेशा न्यूज में भी बहुत हाईलाइट रहती है ये पार्टी। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि ये कौन सी आइडियोलॉजी लेके चलती है और इसकी स्थापना किसने की, क्या क्या चीजें हैं। Established in 1885। और भी मैं एक चीज बता दूं, A.O. ह्यूम के द्वारा ये पार्टी स्टेब्लिश की गई थी, तो 1885 में ये पार्टी स्टेब्लिश की गई थी। ये जवाब सबको आता है, वैसे हम लोग बहुत बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट, इनका एम क्या है? साउथ टू बिल्ड अ मॉडर्न सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडियन अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो इनका एक उद्देश्य हम कह सकते हैं मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना था इनका, है ना। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कहने का मतलब है कि एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की इनकी इच्छा है ना। और किसके लीडरशिप में? जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये ऐसा करना चाहते थे। तो इनकी आइडियोलॉजी भी हम यही कह सकते हैं कि वो एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना चाहते हैं। उसके अलावा एक सेकेंड, रूलिंग पार्टी इन सेंटर 1947 में, न्यू वाली एनसीईआरटी में एक बार ये मैच कर लेना, है ना। सो रूलिंग पार्टी 1947 से 77 में और 1980 से 1989 तक ये रूलिंग पार्टी में रही है। मतलब जो पार्टी शासन करती है उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं, तो ये रूलिंग पार्टी में रही है। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन, नॉट इन पावर, पावर में कब से कब तक नहीं थी? तो 1996 से 2004 तक ये पावर में नहीं थी। ओके ओके एक बार इन्होंने गठबंधन कर लिया था, तो गठबंधन करने के बाद ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 145 मेंबर्स थे इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड 2004। तो 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उनमें इनके मेंबर्स, कितने मेंबर्स के साथ इन्होंने जीता था? 145 मेंबर्स के साथ इन्होंने जीता था। बट उस टाइम गठबंधन की सरकार थी इनकी। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना, कि गठबंधन की सरकार में उन्होंने क्या बनाया था? 145 मेंबर के साथ एक सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी, जो इलेक्शन हुआ था 2004 में। चलिए, ओके, सो आज के लिए ये वीडियो लेक्चर, ये सेशन यहीं तक रहेगा।
आगे नेक्स्ट पार्ट को हम पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे पहले पार्ट 1 वीडियो देखें ताकि उन्हें पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।